नमस्कार। वंदे मातरम। अधिकतर आप सुनते होंगे कि अ, दुनिया के सबसे बड़ा संगठन जो सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम करता है, आरएसएस, और राजनीतिक दल के रूप में भाजपा, इन दोनों के खिलाफ में विपक्ष बहुत ही हमलावर होता है और अनेक विचारधारा के लोग उसमें शामिल होकर के आरएसएस के खिलाफ में काम करते हैं, उसे कोसते हैं, लगातार सवाल करते हैं और सन 1949 से लेकर के अभी तक उस पर कई राज्यों में बैन लगाने के अलावे लगातार आरएसएस को बैन करने की मांग उठते रहती है। अभी फिलहाल कनाडा में जिस तरीके से वहाँ पर संसद में आरएसएस के खिलाफ में जो बातें आई हैं वहाँ, और माननीय मोहन भागवत जी के वीज़ा को रद्द करने की बात आई है, तो उसको सुनकर के हमारे देश में जो आरएसएस विरोधी लोग हैं वो बहुत खुश हैं और यहाँ सोशल मीडिया में एक्टिव हैं कि वहाँ पर जो कनाडा का संसद जो निर्णय कर रहा है उससे भारत के लोग कितना सहमत हैं। मतलब बहुत ही अजीब सवाल है कि भारत के अंदर तो एक इतने बड़े सामाजिक संगठन जिसका विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आनुषांगिक संगठन के माध्यम से समाज का कोई ऐसा क्षेत्र और कार्य नहीं है जहां पर आरएसएस समाज सेवी के रूप में वहां पर खड़ा हो। और हमारे भारत देश का एक एक आदमी जानता है कि आरएसएस जो है निस्वार्थ रूप से समाज के सेवा में संलग्न है। ये ठीक है कि भारत देश में है हम, ये देश सनातनियों का देश है। ये ठीक है कि कुछ आतताई और आतंकी और लुटेरे लोग यहाँ आए और वो रजवाड़ा काल में कुछ समय तक उनका शासन हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सनातनियों के लिए अब भारत जो है उनके लिए नहीं रह गया। वो दावा के साथ नहीं कह सकते कि ये देश हमारा है। तो भारत का जो सांस्कृतिक और सामाजिक राष्ट्रवाद का मामला है उसे कौन उठाएगा? तो उसका झंडा बरदार है आरएसएस, उसका झंडा बरदार है उसका आनुषंगिक संगठन वीएचपी, उसका झंडा बरदार है बजरंग दल, उसका झंडा बरदार है दुर्गा वाहिनी, और इसके साथ में अनेक अस्पताल से लेकर के शैक्षणिक संस्थाओं का एक लंबा चौड़ा श्रृंखला है। और यदि एक एक आनुषंगिक संगठन के सेवा कार्य को आप जोड़ेंगे कि कितनी संस्थाएं, कितने संस्थान काम कर रहे हैं, तो आपको दुनिया में हर क्षेत्र में इस संगठन का जो माने वो सूची आप देखेंगे तो शैक्षणिक क्षेत्र में भी सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर के कॉलेज विद्यालय, इस तरीके से इनकी लंबी सूची होगी जिसमें संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे संस्थान आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और अब आप सोचिए कि भारत में सनातनी परंपरा है और सनातन के संरक्षक और सनातन के संवर्धन के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए जो संस्था काम कर रहा है उसके खिलाफ में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो भाजपा और मोदी विरोधी लोग हैं, संघ विरोधी लोग हैं, वो लगातार आवाज उठाते हैं। उनका एकमात्र कथन है कि ये आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। अब आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? स्वाभाविक रूप से जो भी सुनता होगा उसके दिमाग में आता होगा
कि आरएसएस के प्रमुख को सर संघ चालक जी मोहन भागवत जी पूजनी को फिर रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है, हर व्यक्ति के मन में आएगा। मगर सवाल यह है कि हम जब तक इसके बारे में गहराई से नहीं जानेंगे, उसकी कानूनी स्थिति को नहीं जानेंगे, उसके इतिहास को नहीं जानेंगे, तो ये जो प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं, जो आरएसएस को ऐसा बताते हैं जैसे ये कोई आतंकी संगठन है, उस पर बैन लगाने की बात करते हैं, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को ये जानना समझना होगा कि संघ का जो सिस्टम है काम करने का वो क्या है, और क्या आपके देश में संवैधानिक दृष्टि से कोई ऐसी बाध्यता है समाज कार्य के लिए कि वो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पंजीकृत हो, सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हो, ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो, या स्वयंसेवी संगठन माने एनजीओज के रूप में पंजीकृत हो। दरअसल में संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि समाज कार्य करने वाले जो समूह है, संस्था है, उनको सहकारी पंजीयक के माध्यम से पंजीकृत होना चाहिए। दरअसल आरएसएस व्यक्तियों का एक समूह है, इंडिविजुअल्स का, और उसके माध्यम से ये अपना काम करता है समाज सेवा का। इसके संगठन का कामकाज पूरे दुनिया में फैला हुआ है, जो भारतीय संस्कृति और यहाँ के इतिहास, राष्ट्रवाद आदि को लेकर के, नैतिक शिक्षा को लेकर के, सामाजिक शिक्षा को लेकर के जो काम करता है वो अद्भुत है। और ये दरअसल में उन सब लोगों के लिए माने दीवार का काम कर रहा है जो तेजी से पाश्चात्यवाद और बाजारवाद ला करके देश को माने मानसिक गुलामी की ओर ले जाना चाहते हैं। उनके लिए आरएसएस एक बहुत बड़ा बाधक है। इसलिए ये लगातार भ्रम पैदा करते हैं और सवाल करते हैं अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग राज्यों में। केरल जैसे उसमें आरएसएस के खिलाफ में काफ़ी माहौल होता है, दक्षिण के राज्यों में होता है। हमारे यहाँ भी यूपी बिहार में जो क्षेत्रीय दल हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो राम को काल्पनिक मानते हैं, ये सारे लोग कहते हैं कि ये पंजीकृत क्यों नहीं है। कानूनी रूप से मैंने जैसे बताया कि संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि कोई सामाजिक संगठन पंजीकृत होगा तभी वो समाज का काम करेगा। ये कानूनी रूप से वैध है, आरएसएस पंजीकृत नहीं है, उसके बाद में भी वो अपना सामाजिक कार्य करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जो इतिहास है उसके अनुसार में पूजनीय सर संघ चालक जो हैं कहते हैं कि 1925 में जब इसकी स्थापना हुई तो ये अंग्रेज सरकार के खिलाफत में ये संगठन काम कर रहा था। तो अंग्रेज शासन में क्या आवेदन लगा करके रजिस्टर्ड होना था? ये सवाल एक एक माने व्यक्ति को सोचना है। ये महत्वपूर्ण माने बात है कि जो संगठन अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा हो वो आवेदन दे करके उसी के सरकार में क्या पंजीकृत होगा? ये आप सब लोग अपने इसमें ध्यान रखिएगा, ताकि जो ऐसे लोग सवाल करते हैं कि पंजीकृत क्यों नहीं है शुरू से, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो गई। और हमारी गवर्नमेंट आने के बाद जब संविधान का लागू हो गया तो भारत में संविधान में जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी सामाजिक संस्था, व्यक्तियों का समूह जो है वो क्या बोलते हैं समाज का काम बिना पंजीकरण के कर सकता है, यानी माने पंजीकृत होना अनिवार्य नहीं है संवैधानिक दृष्टि से। और इसमें जो है जो भी संघ अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, इसके माने 100 से भी ज़्यादा आनुषंगिक संगठन हैं जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न पहलुओं में, विभिन्न आयामों में समाज के हर वर्ग के सेवा के लिए जो है इसके अलग अलग प्रकल्प हैं। वो सारे प्रकल्प जो क्या बोलते हैं स्थायी परिसंपत्ति बनाते हैं, संचालन के लिए माने उनको दान मिलता है, उनको सहयोग राशि मिलती है। दान और सहयोग पे जो मतलब क्या बोलते हैं उनको छूट मिलती है। तो अलग अलग प्रकल्प के लिए, जैसे विद्यालय के लिए, अस्पताल के लिए,
या राहत और बचाव कार्य के लिए जो ये इनका पूरे हिंदुस्तान पर जो काम करता है संगठन, वो सारे के सारे सरकारी नियम के अनुसार पंजीकृत हैं। केवल आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो प्रमुख है वो एक व्यक्तियों का समूह है और इसको जो है माने इनकम टैक्स भी नहीं लगता, क्योंकि ये गुरु दक्षिणा पर ये संगठन काम करता है और इसकी सदस्यता के लिए कोई ऐसा फॉर्म नहीं भरा जाता, कोई शुल्क नहीं लिया जाता और स्वैच्छिक रूप से गुरु दक्षिणा जो प्रदान किया जाता है वो दान और धर्म के परिभाषा में आता है, इसलिए इसे इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये बड़ा संगठन है, तो बड़ा संगठन होने के कारण एक जो प्रमुख संगठन है वो बहुत ज़्यादा कागजी माने विवादों में न फंस करके वो अनेक प्रकल्पों को निर्बाध रूप से चलाता है और जिसमें बहुत कुछ कागज संभालने की बात मत हो। अनेक अन्य जो संस्थाएं हैं वो पंजीकृत हैं और सरकार के सारे नियमों का पालन करते हुए ये संस्थाएं काम करती हैं, जैसे किसान संघ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, सरस्वती शिक्षण संस्थान है, या इसी तरीके से अलग अलग नाम से जो भी पंडित दीनदयाल शोध संस्थान से लेकर के अनेक कुशाभाऊ ठाकरे के उसमें शोध संस्थान है। तो मैंने बहुत बड़े बड़े अलग अलग जो कुष्ठ आश्रम वगैरह हैं या इस तरह से जो काम देश भर में जो चलता है वो सारे संगठन जो हैं पंजीकृत हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना है और चूंकि राजनीतिक दृष्टि से भाजपा और संघ का विरोध करने वालों को लगता है कि संघ के बारे में अगर भ्रम पैदा किया जाए तो क्या बोलते हैं कि जनता जो है सवाल खड़ा करेगी और राजनीतिक दृष्टि से भाजपा को नुकसान पहुंचेगा। तो चूंकि ये पूरे देश में है, इसकी माने पहुंच जो है आरएसएस की घर घर तक के है। घर घर के लोग जानते हैं कि आरएसएस किस तरह से समाज और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के क्षेत्र में काम कर रहा है। चूंकि ये सनातनियों का देश है तो जी हमको अच्छा नहीं लगेगा क्या हम अपने संगठन के ऊपर गौरव नहीं करेंगे? यहाँ तो बहुत सारे गैर पंजीकृत सामाजिक संस्थाएं हैं, अखाड़े हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो बिना पंजीकरण के वो काम करते हैं। चूंकि कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए यदि अनिवार्य होता कि कोई भी जो सामाजिक संगठन है उसको पंजीकृत होना है। अब पंजीकृत के लिए एक ये होता है कि जब किसी को सरकारी अनुदान की आवश्यकता हो, जब किसी को बड़े दान व्यापारिक रूप से कंपनियों से दान की आवश्यकता हो, तो वो लोग पंजीकृत करते हैं। बड़े कंपनी जो है पंजीकृत संस्थाओं को दान करते हैं, जिससे उनको माने आयकर में छूट मिलती है। मगर संघ को ये नहीं चाहिए। संघ के अन्य जो आनुषंगिक संगठन हैं वो पूरी तरीके से जो सरकार के नियम हैं, जैसे सोसाइटी के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, एनजीओस के रूप में, फेडरेशन के रूप में, ऐसे अलग अलग जो हैं पंजीकृत हैं। इस बात को हम सबको समझना होगा। जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जो संघ के आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, ये सभी लोग जानते हैं। मगर चूंकि ये बातें जैसे प्रियंक खड़गे से लेकर के कर्नाटक के एक मंत्री हैं और क्या नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के वो पुत्र हैं, उनका लगातार आरएसएस पर हमला होता है। तो और जो अभी कांग्रेस के लोग भी जिस तरीके से हमला कर रहे हैं और कनाडा के बात को लेकर के माने ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये भारत में भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ भारत में बैन लगना चाहिए। तो बैन तो बहुत बार लग गया। आरएसएस को बदनाम करने की अनेक कोशिशें हुई। आरएसएस के लोगों ने त्याग करके, शहादत दे करके समाज का सेवा किया है। तो ये संघ जो है बहुत ही आत्म स्वाभिमानी और राष्ट्रवादियों का संगठन है, एक वैयक्तिक संगठन है और उसके आनुषंगिक संगठन जो हैं पंजीकृत हैं। इस बात को सबको ध्यान रखना है और ये तय है कि जब भारत को कोई बाजारवाद में ढकेलना चाहता हो, भारत के माने सनातन संस्कृति को समाप्त करके यहाँ पर
अन्य मतावलंबियों को उनकी संख्या बढ़ाना चाहता हो, तो निश्चित तौर पे आरएसएस का विरोध करेंगे। चूंकि आरएसएस जो है, मैंने जैसा कहा कि ये एक मजबूत दीवार है, एक बड़ा दुर्ग है सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। राष्ट्रवाद का ये प्रमुख प्रहरी है। इसलिए जो विदेशी ताकतें हैं और उससे प्रभावित जो लोग हैं, जो अन्य धर्मों के धर्मावलंबियों के वोट को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से सनातन और राष्ट्रवाद के खिलाफ जो बात करते हैं, उनके मन में लगातार ये सवाल उठेगा और ये भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने जो वीडियो के सुनने वाले जो मित्र हैं और जो नौजवान हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ करके कि किसी भी भ्रम में मत आइए। आरएसएस कानूनी रूप से व्यक्तियों का एक समूह है और संविधान में कहीं भी कोई भी सामाजिक संगठन के लिए ये अनिवार्य नहीं किया गया है कि वो पंजीकृत ही हो। हाँ, जिनको एक बार पुनः बताता हूं कि जिनको सरकारी अनुदान लेना है, जिन संस्थाओं को, ट्रस्ट को, एनजीओस को, उनको पंजीकृत होना जरूरी है। तो बस आज इतना ही। और वंदे मातरम। आरएसएस ही एक संगठन है जो हमारे सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए मजबूती से काम कर रहा है। उसके सारे अनुषंगिक संगठन जो है एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारे और आपके घरों में आते हैं और हमको सावधान और सचेत करते हैं। और भारत के लिए जो राष्ट्र गौरव की भावना जो विकसित होती है, वंदे मातरम जो आज कानून के रूप में हो गया, उसका जो क्या बोलते हैं, कोई अपमान करेगा तो अब उसे कानूनी रूप से सजा मिलेगी। तो ये सब संभव है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संयुक्त प्रयास का ही ये प्रतिफल है। और अनेक आनुषंगिक संगठन जो हैं, जो लोग निस्वार्थ रूप से समाज के काम में लगे हुए हैं, ऐसे सब लोगों को सादर नमन है जो निस्वार्थ रूप से आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों से जुड़ करके लगातार समाज को परिष्कृत करने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए, सनातन संस्कृति के साथ जीने के लिए जो यज्ञ चल रहा है आरएसएस का, मैं उसे वंदन करता हूं। आप भी वंदन करिए और राष्ट्रीय गौरव को बरकरार रखने के लिए वंदे मातरम। नमस्कार।